बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे। आपको ये सबसे इनिशियल स्टेज पर है, इंट्रोडक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, ये क्यों पढ़ी जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। बेसिकली अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज। ये क्या है? एक ज़ुबान है, अ सिस्टम है दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम लैंग्वेज, अ सिस्टम दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन। आपको बताता चलूँ कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। क्या है ये? लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप किसी में भी इसकी इम्पोर्टेंस से डिनाई नहीं कर सकते। आप अपने जब तक अपनी रिपोर्ट्स को अपडेट नहीं रखेंगे, बिज़नेस में अपनी तमाम आपके रिपोर्ट्स को अपडेट नहीं रखेंगे, आप ना ही उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या ईयर एंड्स पे आप ना ही उसकी कोई परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं कि आपने क्या खोया और क्या पाया। और आपको बताता चलूँ, अकाउंटिंग में आपको कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। आप इसकी इम्पोर्टेंस से आपको बताता चलूँ, इसकी इम्पोर्टेंस हर फील्ड में, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, स्कूल्स हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, सरकारी अदारे हों, कहीं भी हों, हर जगह आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप यू कैन नॉट डिनाई बाय द इम्पोर्टेंस और द नीड ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आपको बताता चलूँ, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमने फॉलो करना है इस अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज, अ सिस्टम दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। ये स्पेशली बिज़नेस के लिए आपको पढ़ाया जाता है कि आप बिज़नेसेस को कैसे हैंडल करेंगे, अदारों को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से अकाउंट्स उसका हैंडल करेंगे। इसके लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं और आपको साथ साथ चलें, आपको उसके बारे में बताते करते हैं। लेट्स सपोज आपको बताता चलूँ, मिस्टर आफान स्टार्टेड अ बिज़नेस। मिस्टर आफान ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे भी कोई भी शख्स जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बाइंग भी करता होगा, ऑफ कोर्स उसने बाइंग करेंगे, चाहे वो रीसेलिंग पर्पसेस के लिए हो, चाहे वो उसके ऑफिस यूज़ के लिए हो। तो मिस्टर आफान ने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस तो की होंगी। तो देखते हैं आपको, मिस्टर आफान ने कुछ ट्रांजैक्शंस की। आपको बताता चलूँ कि कुछ ट्रांजैक्शंस तो उन्होंने बिजनेसेस के लिए की हैं। इसमें भी आपको दो किस्म की ट्रांजैक्शंस उन्होंने की हैं। मिस्टर आफान ने क्या किया है, एक तो कुछ उन्होंने गुड्स बाय किए हैं, गुड्स बॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस। बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए उन्होंने कुछ गुड्स को बॉट किया है, या उन्होंने ऑफिस फर्नीचर, नया ऑफिस अपने बिज़नेस को लॉन्च किया है तो उन्होंने ऑफिस का कोई फर्नीचर बाय किया है। और कुछ ट्रांजैक्शंस उन्होंने की हैं, अपने हाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, यूटिलिटी बिल्स पे किए, आपको बताता चलूँ ये दो किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं। और आपको जैसा कि आप जानते हैं कि इट्स द लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। इसके लिए अकाउंटिंग में कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको फॉलो किया जाता है। प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग, यहाँ तक आपने जहन में रखना है कि मिस्टर आफान ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं। कुछ उन्होंने किए हैं बिज़नेस के पर्पसेस के लिए, कुछ उन्होंने अपने घर के बिल्स पे किए हैं, यूटिलिटी बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे किए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग, ठीक है।
इसमें एक फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आपको बताता चलूँ इसमें प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग होता है जिसमें हम फॉलो किया जाता है ताकि हम अपनी अकाउंटिंग को आगाज़ किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, और आपको नेक्स्ट दूसरे अल्फाज में आप इन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं। और इसमें आप ये करेंगे कि आपने जैसा कि देखा होगा कि मिस्टर आफान साहब ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसमें ट्रांजैक्शंस की थी, और आपको बताता चलूँ कि बिज़नेस पर्पसेस के लिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस पर्पसेस के लिए किया गया था। गुड्स बॉट फॉर द बिज़नेस पर्पसेस, उन्होंने अगर रीसेल पर्पस के लिए यूज़ किया, उन्होंने अगर रीसेल पर्पसेस के लिए कुछ गुड्स को बाय किया है तो इट मीन्स के ही बॉट सम गुड्स फॉर द बिजनेस एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। ऑफिस का फर्नीचर उन्होंने बाय किया है तो ऑफ कोर्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कैपिटल लेकर आए हैं वो, तो ये भी आपका ऑफिस फर्नीचर की जो बाइंग थी उनकी, तो ये भी आ जाएगी उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। वाइल ऑन द अदर हैंड पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड यूटिलिटी बिल्स एट होम, उन्होंने अपने घर के लिए जो घर में जो आप पे कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और यूटिलिटी बिल्स, इनका उनके बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लिहाजा आपको बताता चलूँ कि ये आपके बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, इसको हम कैटर भी नहीं करेंगे। आपको फर्स्ट स्टेप ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स और बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन दी। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उन्होंने की हैं। सेकंड होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इसमें क्या करेंगे, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, आइडेंटिफाई की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हमारे पास ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। हमने कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की थी, गुड्स बॉट फॉर द बिजनेस पर्पसेस, ऑफिस फर्नीचर। अब हमने क्या करना है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई जो हमने ट्रांजैक्शंस की थी उनकी इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उनकी मनी वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज गुड्स बॉट फॉर द बिजनेस पर्पसेस हमने जो किए थे ₹10,000, राइट हो गया, और ऑफिस फर्नीचर कितने का हमने ले लिया 5,000, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल क्या हो गया 5,000 + 15, तो ये हमारी क्या इन टर्म्स ऑफ मनी हमने इनकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप इस वक्त 2 स्टेप्स फॉलो कर चुके हैं, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज, अ सिस्टम that communicates information. It is also known as the language of the business. Let's suppose मिस्टर आफान ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन्होंने गुड्स बाय किया है बिज़नेस पर्पसेस के लिए, फिर ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे किए हैं, यूटिलिटी बिल्स पे किए हैं। इस अकाउंटिंग में प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस में जो फर्स्ट पार्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम जो ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, वो कौन सी हैं। हम सिर्फ वही इसमें प्रोसेस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही फॉलो करेंगे ताकि हम उनको आगे प्रोसीड कर सकें। तो हम जो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए की थी उसको फॉलो नहीं करेंगे, इसे हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। हमारे पास 2 बिज़नेस ट्रांजैक्शंस मिल गई हमारे पास, और अब इनकी हम वैल्यू को मेजर कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हमने गुड्स बाय किए थे मिस्टर आफान ने, उसकी वैल्यू क्या है 10,000। ऑफिस फर्नीचर की हमने वैल्यू देख ली क्या 5,000। तो इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वाई वी रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं।
हम रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको आपको फ्यूचर में आपको यूज़ करना होती हैं, दोबारा से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बिज़नेस के हवाले से, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ करना चाह रहे हैं। फ्यूचर में रेफरेंस के लिए हमें ये तमाम ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करना पड़ता है, यानी कि इसको राइट करना पड़ता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम इसको रिमेंबर नहीं कर सकते। हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हमें फ्यूचर में यूज़ करना होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वी कांट रिमेंबर दोज थिंग्स, दोज ट्रांजैक्शंस विच हैपन इन दी बिजनेस। हम इन बहुत सारी ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम इनको रिकॉर्ड करते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आपको बताता चलूँ कि इसलिए रिकॉर्ड करते हैं फ्यूचर में अपना, ताकि हमें अवेलेबल हो जाए इन्फॉर्मेशन और हम इसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकते। नाउ गुड्स परचेज बाय मिस्टर आफान। गुड्स जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हुई थी, इस बिज़नेस के लिए जो स्पेंड किया था मनी, मिस्टर आफान ने गुड्स को उन्होंने परचेजेस किए थे अपने बिज़नेस के लिए। तो सबसे पहले क्या किया गया था? उनको आइडेंटिफाई किया गया था। सबसे पहले इनको गुड्स परचेज जो हुए थे इनको आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स और बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, ये हमने सबसे पहले किया था। सेकंड स्टेप में किया गया था मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। जब टर्म्स ऑफ मनी में इनकी वैल्यू को फाइंड आउट किया गया था। हमने कितनी वैल्यू में फाइंड आउट किए थे? गुड्स जो बाई किए थे उसकी वैल्यू थी 15,000। हमने 15,000 बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो की थी उसकी फिर वैल्यू को फाइंड आउट किया गया, जो कि 15,000 हमारे पास आई। इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यूज़ को हम बिज़नेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। आपको बताता चलूँ, मिस्टर आफान ने जो गुड्स परचेज़ किए गए उनकी तमाम की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर किया गया था इन टर्म्स ऑफ मनी। और उन गुड्स परचेजेस जो की गई थी उनकी वैल्यू आपको बताता चलूँ 15,000 थी। और इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वैल्यूज़ को आपको बताता चलूँ एक बुक में रिकॉर्ड किया गया। और दीज अकाउंटिंग बुक्स को जो नाम दिया जाता है वो आपको बताता चलूँ जर्नल का नाम दिया जाता है। और आपको एक रिवाइज़ करवा रहे हैं। फिर जो गुड्स परचेज़ की गई, फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसको मेजरमेंट की गई इन टर्म्स ऑफ मनी, और फिर उसको अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। और उस अकाउंटिंग की बुक जिसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, इसको जर्नल का नाम दिया जाता है। जर्नल आपका इनिशियल स्टेज आती है जिसमें तमाम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। और आपको बताता चलूँ, इसको इसलिए यूज़ किया जाता है और ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और हम इतनी सारी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस में अकर होती हैं हम उनको याद नहीं रख सकते। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए और प्रॉपर अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए। इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है? ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइजिंग होती है उनकी। आपको बताता चलूँ इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस होता है इसमें। और आपको बताता चलूँ ये क्यों होता है? ताकि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन इन टाइमली मैनर। हम क्यों करते हैं ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शंस को? कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन can be taken in timely manner। क्लासीफाइंग में आप ऑर्गेनाइज करते हैं तमाम ट्रांजैक्शंस को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ताकि हम हासिल कर सकें इन टाइमली मैनर। आपको बताता चलूँ कि आपको कोई भी बिज़नेस हो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और आप ट्रांजैक्शंस आप किसी भी बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं और उनको आप जर्नल में रिकॉर्ड भी करते हैं। लेट्स सपोज आप सेल्स, किसी भी बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें सेल्स भी होती हैं, परचेजेस भी होती हैं। ये सिर्फ आपको दो एग्जांपल दी जा रही हैं ताकि आपको आसानी के लिए, लेकिन जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। जर्नल में क्या करते हैं आपको बताता चलूँ,
ये आपकी जर्नल की बुक है। आप जर्नल में, आपको बताता चलूँ, जर्नल में आपने सेल्स भी अपने नोट की गई हैं, आपने परचेजेस भी नोट किए हैं, फिर आपने दोबारा सेल्स की होंगी, फिर से परचेजेस भी नोट की होंगी। इसी तरह बहुत सारी आपने सेल्स और परचेज़ की जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस को आपने इसमें नोट डाउन किया होगा, उसको आपको बताता चलूँ, आप उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करना किसे कहते हैं? क्लासीफाई का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने जर्नल में नोट की हैं, आप उनको अलग अलग नोट डाउन करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपने सेल्स की हुई है जितनी, तो उसको आप सेल्स के खाने में आप नोट डाउन कर लेंगे। आपको बताता चलूँ, बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें आप सेल्स और परचेजेस, सेल्स भी करते हैं, परचेजेस भी करते हैं, और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप उनको एक बुक में, जर्नल में आप उनको एंटर करते हैं। और आपको बताता चलूँ, जो भी जर्नल में बहुत सारी एंट्रीज होंगी कि आपको ढूंढना भी आपको मुश्किल होंगी, उसकी आसानी के लिए इनको क्लासीफाई किया जाता है। लेट्स सपोज इसमें से आपने जर्नल में जो एंट्रीज की हैं बहुत सारी सेल्स और परचेज में, इसमें आपने सेल्स को अलग कर दिया है, परचेजेस जो होंगी आपकी उनको अलग कर दिया जाएगा, ताकि हमें एट द टाइम ऑफ आवर, एट द नीड, आवर ऑफ नीड, हम इसको फौरी तौर पर इसको इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें कि हमने क्या क्या परचेजेस किया था। हमने इसमें परचेजेस को अलग कर लिया और इसमें सेल्स को अलग कर लिया। और आपको बताता चलूँ, इससे अलग क्लासीफाई, इसको अलग अलग करने के नाम को क्लासीफाई कहा जाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन जो होती है, इस क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि इनको सेपरेट नोट डाउन किया जाता है और उसको एक बुक का नाम दिया जाता है, जिसको आपको बताता चलूँ लेजर कहते हैं। लेजर में क्या होता है कि तमाम ट्रांजैक्शंस को अलग अलग नोट डाउन किया जाता है, ताकि वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो उसमें मौजूद है ट्रांजैक्शंस में, उनको हासिल किया जा सके टाइम पर, एट द आवर ऑफ नीड। और इसी को हम आप क्लासिफिकेशन या क्लासीफाइंग का नाम देते हैं, और ये लेजर में नोट डाउन किया जाता है तमाम। और आपको बताता चलूँ, 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ समराइजिंग। 5th स्टेप पे क्या आपको बताता चलूँ, समराइजिंग। समराइजिंग में आपको लास्ट स्टेप में, जैसा कि आपको बताता चलूँ, क्लासीफाइंग में आपने पढ़ा था कि हमने सेल्स को अलग कर दिया, परचेसेस को अलग कर लिया, अपने जर्नल में से हमने इन चीज़ों को अलग अलग कर दिया, तो उसे नाम दिया क्लासीफाई का। लेट्स सपोज हमने इसमें क्या किया था जी, आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने सेल्स को अलग कर दिया था, तमाम अपनी जो सेल्स थी उनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया था। लास्ट प्रोसेस में उन्हें क्लासीफाई कर दिया था अलग अलग। अब आपको बताता चलूँ कि समराइज़ किसके कहते हैं। समराइजिंग कहते हैं कि किसी भी चीज़ की समरी कर देना। यहाँ पर सेल्स हमने अलग अलग नोट डाउन की हैं, उसको अलग अलग करके क्लासीफाई करके एक जगह पे नोट कर दिया था क्लासीफाइंग में। अब हम समराइजिंग में क्या कर देंगे कि इनको टोटल कर देंगे, इनकी समरी कर देंगे। लेट्स सपोज दीज आर द 6 ट्रांजैक्शंस, 6 ट्रांजैक्शन हैज़ बीन recorded in the journal. Now that has been classified in the classified, and then their total will be aggregated, will be total sales। क्या थी जी टोटल सेल्स? अगर हम इनका टोटल करते हैं क्लासीफाइंग के बाद, तो लेट्स सपोज अब हमें $100,000, हम क्या कह सकते हैं कि समराइज, या हमने क्या कर दिया, इसको समराइज कर दिया। और समराइज में आपको बताता चलूँ, समराइज करने के बाद हमें एक शॉर्ट फिगर मिल गया, शॉर्ट टर्म मिल गई। इसके शॉर्ट में हमने सेल्स ले ली, टोटल जो एग्रीगेट सेल्स का ले लिया 100,000। सिमिलरली इन केस ऑफ द परचेजेस, जो भी परचेजेस को हमने क्लासीफाई किया था, लेट्स सपोज हमने उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस ली, परचेजेस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने कुछ ले ली हैं, तो बजाय हम इनको अलग अलग लें, हम इनका टोटल ले लेंगे। टोटल परचेजेस $150,000। ये हमारे पास क्या समराइज फॉर्म में आ गया, हमारे पास फिगर्स किस में आ गए, समराइज फॉर्म में। बजाय कि हम इसको अलग अलग लेते, हमने इसको समराइज फॉर्म में ले लिया परचेजेस का। इसी तरह हम हर ट्रांजैक्शन को समराइज कर देंगे ताकि हम इजी टू यूज़ कर सकें इंफॉर्मेशन को।
और आपको बताता चलूँ समराइजिंग के प्रोसेस में आप 3 चीज़ें बनाते हैं, जिसमें आपको बताता चलूँ, एक आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आपको बताता चलूँ जितने भी आपके पास रेवेन्यू होंगे, आप रेवेन्यूज़ आएंगे आपके पास, आप उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, और आपको बताता चलूँ आप इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको बताता चलूँ, आप इसमें बैलेंस शीट भी बनाते हैं। इस स्टेप में आपने क्या सीखा, आपको बताता चलूँ, समराइजिंग में आपने ये सीखा कि जो आपने क्लासीफाई चीज़ की थी आपने उनका टोटल कर लिया, उनका एग्रीगेट ले लिया। लेट्स सपोज सेल्स आपने 100,000 की थी, बहुत सारी सेल्स की आपने एंट्रीज थी, आपने उनको एग्रीगेट किया, उसका लेट्स सपोज 100,000 ऑफ सेल्स आपने सबका कैलकुलेट कर लिया। और आपको बताता चलूँ इसी तरह परचेजेस का आपने टोटल ले लिया, जितनी भी आपने परचेजेस की थी उसके आपने 150,000 टोटल ले लिया, और ये आपको समराइज फॉर्म मिल गई। और उसमें बताता चलूँ इस प्रोसेस में आप 3 चीज़ें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद आपको बताता चलूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें आप इस फेज़ में बनाते हैं। 6 स्टेप्स इन द प्रोसेस अकाउंटिंग इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपको बताता चलूँ कि जैसा हमने देखा था समराइजिंग में हमने क्या किया था, आपने तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन की समराइज कर दिया था, उनको समराइज में फॉर्म में दे दिया था। लेट्स सपोज हमने उसमें टोटल सेल्स का देखा था, हमने टोटल समराइज में देखी थी टोटल सेल्स हमारी, टोटल मिस्टर अफान ने एक जो बिज़नेस स्टार्ट किया था उसमें बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को हमने समराइज किया, जिसमें सेल्स की जो एग्रीगेट हमें उसमें मिला था वो था $200,000। सिमिलरली टोटल परचेजेस जो थी $150,000। इसी तरह बहुत सारी ट्रांजैक्शंस मुमकिन हैं बिज़नेस में, उनका भी यहाँ पे एग्रीगेट आ जाएगा। और तमाम ट्रांजैक्शंस को इसी तरह नोट डाउन करने के बाद किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर बैठे होंगे तो वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ कहीं पे फॉल्ट्स हैं या उनकी मैनेजमेंट में कुछ हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहेंगे। तो जो भी आपको समराइज फॉर्म में जो भी आपके पास समरी मिलेगी, इनकी जो भी समरी आपको मिलेगी, इस समरी में आपको उस समरी के बेसिस पर आप देखेंगे प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ। अगर कुछ खामियां हैं मैनेजमेंट की उनकी परफॉर्मेंस में या उनमें जो भी आप खामियां हैं आप उनको दूर करने के लिए कोई भी एक्शन लेंगे, कोई भी यहाँ पर आप एनालिसिस के बाद ही ले सकते हैं। आप यहाँ पर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के बाद तभी कोई फ़ैसला ले सकती है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी पे कोई भी मैनेजमेंट इस पर आप समराइज फॉर्म में तमाम डिटेल्स हासिल करने, अकाउंटिंग डिटेल हासिल करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि आया कंपनी प्रॉफिट किया, लॉस किया, या जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की थी उस इन्वेस्टमेंट पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, और आगे गोइंग कंसर्न में इस कंपनी को वो कहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी में बैठा होगा वो देखेगा, या फाइनेंस मैनेजर्स होंगे वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल समराइज इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और द समराइज फॉर्म ऑफ, और ऑन द बेसिस ऑफ समराइज फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस द चार्टर्ड अकाउंटेंट can decide any kind of decision. 7th step in the process of accounting is communication.
टू यूज़र्स। जैसा कि आपको मालूम है कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस में हायर मैनेजमेंट आपको बताता चलूँ कोई भी एक्शन लेने के काबिल होती है। तमाम जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, सेल्स, अकोमोलेटेड और फिर उसके बाद बताऊँ समराइजिंग फॉर्म में जो भी हमें बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का इस नतीजे पर पहुंचता है कि आया हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो वो आपको बताता चलूँ इस तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद प्रॉफिट या लॉस रिज़ल्ट्स मुरतब किए जाते हैं। जो भी रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद, आपको जो रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं उसमें आया आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स। करते हैं किस पे? पर यूज़र्स पे। आप यूज़र्स को वो मालूमात फ़राहम करते हैं जो कि आपको अवेल होती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में। और इसमें किन यूज़र्स को जाती है? इसमें दो किस्म के यूज़र्स होते हैं, आपको बताता चलूँ। एक आपको इंटरनल यूज़र्स और एक आपको बताता चलूँ एक्सटर्नल यूज़र्स। जो भी आप मालूमात आपको या जो भी एनालिसिस में आपको जो भी तफसीलात आपको मौसूल होती हैं, आपको जो भी हासिल करते हैं आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, जो भी आपको मालूमात, जो भी रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं, लेट्स सपोज आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी आपको तफसीलात है तमाम आप यूज़र्स को फराहम करते हैं। उसमें इंटरनल यूज़र भी शामिल होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र भी होते हैं। इनके बारे में भी आपको बाद में तफसील से बताया जाएगा। तमाम जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है एनुअली या क्वार्टरली या इंटरनली, जो भी आप रिज़ल्ट्स आपको अवेल होते हैं एनालिसिस के बाद, वो तो बहुत सारी कंपनियां उसको पब्लिक करती हैं ताकि पब्लिक ट्रस्ट को बिल्डअप किया जा सके। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अब तक हमने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग। आपको रिवाइज करवा रहे हैं, जो स्टेप्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो हम सारे अब रिवाइज करेंगे। इसको प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ा था, आपको बताता चलूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले आपने इसमें आइडेंटिफाई किया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं जो कि बिज़नेस से रिलेटेड थी। उसके बाद आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपने ट्रेस आउट कर लिया था, उसके बाद उनको किया था मयरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। मयरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फिर आपने उनको इन टर्म्स ऑफ मनी आपने उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। जब आपने वैल्यू को आइडेंटिफाई भी कर लिया ट्रांजैक्शंस को, फिर उनकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या किया? 3 नंबर पे रिकॉर्डिंग। क्या की? आपने रिकॉर्डिंग की। फिर देखिएगा आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स में उसकी वैल्यू की। उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड में आपने किस में किया? एक बुक में किया। बुक का क्या नाम था? जर्नल। आपने उसको किस में रिकॉर्ड किया? जर्नल में। ठीक है, जर्नल में जब आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद आपने थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप पर आए। फोर्थ स्टेप में आपको बताता चलूँ, आप क्लासिफाइंग। फोर्थ स्टेप में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफाइंग में आपने क्या किया था? तमाम चीज़ों को अलग अलग किया था। जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हुई थी जिनको हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया था, आपने उनको
क्लासीफाई कर दिया, यानी आपने उनको अलग अलग कर दिया, सेल्स को अलग कर दिया, परचेजेस को अलग किया, व्हाटएवर जो भी हुए। और इस हमने अलग अलग करने के प्रोसेस को क्लासीफाइंग कहते हैं। और क्लासीफाइंग में आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो एक बुक में करते हैं जिसको कहते हैं लेजर। लेजर में आप तमाम क्लासीफाई करते हैं हर चीज़ को, और आप उसमें लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये अब हमारा हो गया 4 स्टेप लेजर। उसके बाद आपको बताता चलूँ 5th स्टेप में आपने क्या किया था। 5th स्टेप में आपने समराइज़ किया था। 5th स्टेप में आपने समराइज़ किया, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपको बताता चलूँ समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपने आपको दोबारा से एक ओवरव्यू देते हैं। आइडेंटिफाई किया कि मनी इन टर्म्स ऑफ मनी फाइंड कर लिया, फिर आपने उसको रिकॉर्ड किया जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्लासीफाई किया, क्या किया, जर्नल में जो रिकॉर्डिंग थी उनको अलग अलग कर दिया, उसको लेजर में रिकॉर्ड किया। लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद फिर आपने उसको समराइज़ किया, क्या किया, उसकी समरी कर दी। लेट्स सपोज परचेजेस जितनी भी थी सारी परचेजेस का टोटल लिया आपने और उसका लिख दिया। इसी तरह सेल्स का टोटल किया आपने, सारी सेल्स को इकट्ठा किया और उनका टोटल कर लिया। ये क्या, एक समराइज फॉर्म में हमने उसमें तमाम ट्रांजैक्शंस की समराइज फॉर्म समरी कर दी थी। समरी जब हमने कर ली तो उसको आपको बताता चलूँ, समरी में आप 3 चीज़ें बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आप बनाते हैं उसमें ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद आपको बताता चलूँ आप उसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी समराइजिंग में बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस प्रोसेस में समराइजिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आप 3 चीज़ें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और द थर्ड इज़ बैलेंस शीट। इन 3 चीज़ें आप समराइजिंग में बनाने के बाद जब आपके पास कंप्लीट हो जाती हैं, आपको बताता चलूँ समराइजिंग में 3 आपकी टोटल, जिस तरह किसी भी चीज़ का टोटल लिया जाता है अलग अलग क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग में टोटल किया जाता है। जब टोटल आता है तो फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। और जो 6th नंबर पर आइएगा, आपको बताता चलूँ 6th नंबर पर आप आते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपको बताता चलूँ, जब आपके पास तमाम समराइज फॉर्म में बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो किसी भी आप कंपनी में बैठे हुए अकाउंटेंट जो होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या फाइनेंस मैनेजर्स होंगे, तो वो कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने क्या प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, बैलेंस शीट्स को देखेंगे, वो देख सकेंगे कि हमारी पूरी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या शो हो रहा है, आया वो प्रॉफिट में, लॉस में, या उसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी रनिंग में या उसकी परफॉर्मेंस में, तो वो उसको कैसे दूर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये तमाम चीज़ें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस में होंगी। और आपको बताता चलूँ ये इंतहाई अहम फेज़ है, और किसी भी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं इन एनालिसिस में ही डिसाइड करते हैं कि वो आगे किस तरफ को मूव करेंगे। जब आप एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो 7वें नंबर पर आपको बताता चलूँ आ जाएगा कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स। एनालिसिस समराइजिंग फॉर्म की जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होगी, उसके बाद वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर या कोई भी कंपनी में जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं, वो उसके बाद तमाम जो मालूमात और जो रिज़ल्ट्स आएंगे, तमाम रिज़ल्ट्स इसमें मुरतब होंगे एनालिसिस में, और वो फिर कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे तमाम यूज़र्स को। इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मुकम्मल हुआ चाहता है। इन दी प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग अगर हम इसको मज़ीद कंसाइज करना चाहें तो आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपने पढ़ा है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आपको बताता चलूँ आपने किया है मेजरमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर उसके बाद आपने किया है रिकॉर्डिंग।
फिर उसके बाद आपने किया है क्लासिफाइंग, फिर उसके बाद आपने किया है समराइजिंग, समराइजिंग के बाद आपने किया है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के बाद आपने किया है कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स। ये हमारा प्रोसेस है, इसको शॉर्ट करके मैंने आपको लिखा है। अब हम अगर डेफिनेशन को समझना चाहें इसकी अकाउंटिंग की तो बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या है और उसके अंदर ये स्टेप्स किस तरह से फॉलो करते हैं। आपको बताते चलूँ, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, accounting is the art of recording, comma, classifying and summarizing in a significant manner and summarizing in a significant manner and in terms of money comma transactions and events comma which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. आपको बताता चलूं कि आपने जो भी इस वक्त आपको तमाम स्टेप्स बताए गए हैं किस तरह से इसमें फॉलो करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Interpreting आता है analysis and interpreting। आपको बताता चलूँ तमाम स्टेप्स आप जितने भी हैं वो सारे आप इसमें फॉलो करते हैं इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स कौन थी जो हमने आइडेंटिफाई की थी, जो हमारे बिजनेस की थी, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करैक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। आपको फिर बताता चलूँ कि जो भी हमने सब्जेक्ट्स अभी तक पढ़े हैं, जितने भी प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग में जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक, उसमें सारे जो स्टेप्स हैं वो इसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। वो किस तरह से करते हैं आपको बताता चलूँ, लेट्स सी। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग में आपको बताता चलूँ यहाँ पे फॉलो करेगा क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money,
ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कौन सी ट्रांजैक्शन थी? जो हमने आइडेंटिफाई की थी बिजनेस, हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, और जो क्या था इन टर्म्स ऑफ मनी हमने फाइंड की थी अपने ट्रांजैक्शन, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसके बाद एनालिसिस के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस जो की थी, और उसके बाद जो रिजल्ट्स वहाँ से हासिल हुए थे वो कम्युनिकेट कर दिए गए थे यूज़र्स को। थैंक यू वेरी मच। ये अब इस तरह से आपका ये अकाउंटिंग का फेज़, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मुकम्मल हो जाता है। और उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें आपको बहुत एफर्ट से बनाई जाती है वीडियोस, और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।